नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज़ 18 इंडिया पर आज हमारी खास पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो कि हमारे पोस्चर के लिए, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम स्पाइन के बारे में बात करेंगे, स्पाइन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होकर हम जिस तरीके से चलने फिरने लगे, अब कहा जा रहा है कि इंसान पीछे की ओर जा रहा है, मानव पीछे की ओर जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा कामकाज का तरीका है, जो हमारी आदतें हैं, फ़ोन चलाना, लैपटॉप यूज़ करना, दिन भर डेस्क पे बैठे रहना, इस वजह से हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि कई दफ़ा परमानेंट भी होते हैं। ऐसे में इनके रीजंस क्या होते हैं, इसके लिए प्रिकॉशन क्या हो सकता है, साथ ही साथ में कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, शुरुआती दौर में ही कैसे इसका पता लगाया जा सकता है, अपनी स्पाइन की कंडीशन को आप ठीक कैसे रख सकते हैं, इन तमाम हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इन तमाम बातों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और इसके लिए एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MBBS MD MS ऑर्थोपेडिक्स यानी कि स्पेशलिस्ट सर्जन हमारे साथ में मौजूद है, जॉइंट एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। इनसे ही जानेंगे सबसे पहले हम स्पाइन हेल्थ के बारे में। डॉक्टर प्रतीक, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, स्पाइन हेल्थ की हम जब बात करते हैं, कौन कौन से बिंदुओं को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हम बात क्या कर रहे हैं? थैंक यू शिवांगी। स्पाइन के बारे में अगर बात करें तो स्पाइन को आप ऐसे मानिए कि जैसे किसी बिल्डिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर एंड द बेसमेंट, सॉरी द नी फाउंडेशन। अगर वो मजबूत है तो आपकी पूरी बिल्डिंग टिकी रहेगी। सेम विद द बॉडी ऑल्सो। हमें अगर एवोल्यूशन के साथ अगर हम 4 पाँव से 2 पाँव पे आए हैं, इट इज़ बिकॉज कि हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट खड़ी हो पाई है। और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। पुराने मोबाइल्स गिर जाते थे, टूटते नहीं थे, फंक्शन करते रहते थे, आप जोड़ देते थे, कर लेते थे। बट नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड योर स्पाइन मोबाइल टू फॉल, है ना। सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं तो उनकी टेक केयर, उनकी नाजुक हो गए तो उनका देखभाल बहुत ज़रूरी है। सेम विद द स्पाइन ऑल्सो। हम लोग सीधा रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी अब थोड़ा बदल गया है। अगर आप देखेंगे फ्रॉम मॉडर्न टाइम में, तो पहले ये जो स्पाइन की प्रॉब्लम होती थी, कमर दर्द होता था, हम इसको बुढ़ापे की निशानी मानते थे। लेकिन अगर आज आप देखें तो 18, 13, 15 साल के बच्चे और 50, 70 साल के लोगों को तो ये प्रॉब्लम है ही। तो सब लोग कमर दर्द से बहुत बिल्कुल। और अगर हम पहले के मुकाबले अब की बात करें डॉक्टर प्रतीक, तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। जितना हम अत्याधुनिक होते जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, उसी प्रकार से हमारे शरीर में नई नई तरीके की बीमारियां और वैसी ही प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं। मॉडर्न स्पाइन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या प्रॉब्लम्स है? कई बार हम देखते हैं कि ये चीज़ें पहले बड़े बुजुर्गों को नहीं होती थी हमारे, या फिर बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती थी। तो आज के समय में ऐसा क्या हो रहा है और ये क्या है, ये मॉडर्न स्पाइन प्रॉब्लम्स? सी मॉडर्न स्पाइन प्रॉब्लम को हम अगर मॉडर्न स्पाइन पे ही ना रखें, हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो मॉडर्न ईरा है हमारा, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ओनली। आप खाना खाइए, पानी पीजिए, इधर से उधर ट्रैवल कीजिए, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। आपकी अपनी बॉडी की जो मेहनत है वो सब घट गई है, काम ही नहीं रहा है। पहले लोग खेती करते थे, मजदूरी करते थे, सुबह से शाम तक वॉकिंग बहुत होती थी। आज की डेट में हमारी वॉकिंग, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन ख़त्म हो गया, स्ट्रेस बढ़ चुका है। बच्चे भी आज की डेट में स्ट्रेस में हैं। वो दिन भर या तो मोबाइल देखेंगे, या एग्ज़ाम की टेंशन में रहेगी, या पर्सनल दोस्तों की टेंशन में रहेंगे। जो ये मेंटल स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ स्लीप है, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करती है। जस्ट लाइक दीमक, जो पहले भी कहावत कही ना, चिंता चिता समान है। तो इसका मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, ये कम होती जा रही है। और अगर हम ये मॉडर्न एरा में देखें तो हमारी बॉडी का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। हार्डवेयर प्रॉब्लम्स लाइक स्पाइन प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज ऑल थिंग्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और लाइफस्टाइल को ही कंट्रोल करके, सुधार के हम इनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप सिम्टम्स को तो ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ,
मॉडर्न मेडिसिन, एवरीथिंग, राइट। इन सब का एम इज़ डिफरेंट, बट कोर ट्रीटमेंट इज़ योर एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। हम उसमें भी बात करते हैं। अगर हम बुलेट पॉइंट्स पे जानना चाहें कि हमारी लाइफस्टाइल में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं डॉक्टर, जो हमारे स्पाइन प्रॉब्लम्स को आज के समय में कॉज कर रही हैं, तो वो कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स होंगे? तो सबसे पहला है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, रॉन्ग पोस्चर, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, और सबसे ऊपर मैं रखना चाहूँगा पुअर स्लीप। हमारी लोगों की स्लीप बिल्कुल ख़राब है। एंड फिफ्थ इज़ द डाइट। ये 5 पॉइंट जो है ये हमारे 90% ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्हीं 5 को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो 90% ऑफ प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और अब इसके सोल्यूशन भी बता दीजिए, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स तो आइडेंटिफाई बहुत आसानी से लोग कर भी लेंगे कि हमारे रूटीन में, हमारी लाइफस्टाइल में किस तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे और क्या निकाला जाए? सी सॉल्यूशन बहुत पर्सनल लेवल पे भी है, सोसाइटल लेवल पे भी है, एंड एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो। पहला है आपका स्लीप, जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, स्लीप में भी डॉक्टर, आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आजकल कई सारे ऑर्थो बेड्स, ऑर्थो स्लीपर आने लगे हैं जो कि कहते हैं कि आपकी अच्छी नींद के लिए, जो स्लीप की हम बात कर रहे हैं, और अच्छे बॉडी पोस्चर के लिए, जो कि आपके सोते वक्त में सही रहेगा, आपकी स्पाइन का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, क्या वाकई में ये सारी चीज़ें कारगर असरदार हैं? ये कारगर असरदार तो इतनी नहीं है, ये दिस आर मॉडर्न मार्केटिंग गिमिक्स। आपका बेड बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, और बस इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, ये सब मैट्रेस तो ये सब तो मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। आपको सोना टाइम पे है और विद अ पीस ऑफ माइंड। आपकी स्लीप, अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट फॉर एवरीवन। अगर ये 2 फैक्टर आपने कंट्रोल कर लिए तो आपकी जो बॉडी की हीलिंग हो रही है नाइट टाइम, वो प्रॉपर होएगी। आप पूरा दिन थकते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी की जो ओवरहॉलिंग या सर्विस होती है, आप गाड़ी की सर्विस कराते हो ना, आप डेली आपकी सर्विस जो होती है वो रात को सोते वक्त होती है। अगर आप रात को लेट सोएंगे और जल्दी उठेंगे या लेट से उठेंगे तो आपकी बॉडी नहीं होएगी, हीलिंग रिपेयर नहीं होगा। बिल्कुल, और वो समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्सरसाइज की हम बात करें डॉक्टर, आजकल डिस्क की समस्याएं, स्लिप डिस्क की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। पहले ऐसा होता था कि एक एज के बाद में, फैक्टर एक था कि एक एज के बाद में ही ये चीज़ देखी जाएगी, बट आज के समय में ये इरेगुलरिटीज़ देखी जा रही हैं कि छोटे बच्चों में भी स्लिप डिस्क की समस्या हो रही है। लैक ऑफ एक्सरसाइज आपने बात की, लेकिन कई लोगों की शिकायतें रहती है कि भाई मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम आपने सही बोला, जिम जा रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं। जिम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिम में हमारे यूजुअली ट्रेनर्स होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ट्रेन्ड वंस, दे 6 महीना 1 साल जिम किया फिर सिखाने लग गए। दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड ट्रेनर्स। जिम में सबसे बड़ी गलती ये है कि आप डे 1 या फर्स्ट मंथ से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। आपको जिम में जाके सबसे पहले जो करना है वो आपको अपनी स्टेमिना और एंड्योरेंस पे वर्क करना है। वेट लिफ्ट में डेड लिफ्ट कभी नहीं करना है, अनलेस अंटिल यू आर अ प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, आपको डेड लिफ्ट नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर कोर मसल स्ट्रेंथनिंग। आप जिम जाएंगे आज की डेट में, सबसे पहले आपको वो बाइसेप्स और चेस्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो विजिबली इफेक्ट दिखाता है। बट आपका जो फोकस होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू ए जिम, तो आपका फोकस होना चाहिए कोर मसल स्ट्रेंथ पे, एब्डोमिनल मसल्स एंड स्पाइन मसल्स। इस पे आपका फोकस होएगा तो ही आप जिम के लिए कर सकते हो। फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपके जिम में कोई वेट लिफ्टिंग होनी भी नहीं चाहिए। योर बॉडी वेट शुड बी इनफ फॉर योर ट्रेनिंग। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चों में आज की डेट में दे आर मोर इनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और डाइट चेंज हो गई है, जंक फूड ज़्यादा हो गया है। बच्चे भी आज की डेट में देर तक टीवी कार्टून्स देखते रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्लीप उनकी पूरी नहीं हो पाती है, और दिन भर भी वो इंस्टेड ऑफ इनटू द स्पोर्ट्स दे आर मोर इनटू द गॉसिप। स्कूल में हम जाके देखते हैं कि बच्चे लंच ब्रेक में एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं, एग्जैक्टली बहुत कम हो गई हैं। और अब बड़ों में देखोगे तो फिजिकल एक्टिविटी के में उनके नाम पे
वॉक आ गया है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बट इट इज गुड फॉर योर हार्ट एंड लंग्स, नॉट फॉर योर बॉडी। आपको अगर दौड़ना है, आपको मसल्स तो चाहिए ना। उसेन बोल्ट बहुत अच्छा दौड़ते हैं, फास्टेस्ट रनर है, लेकिन वो दिन भर दौड़ता नहीं है। वो अपने लेग्स, स्पाइन, काफ सब मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो जो हमारे सोसाइटी में लोग शाम को पार्क में जा रहे हैं, वो वॉक करते रहते हैं, 1 घंटा वॉक, 2 घंटा वॉक, एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट। 20-25 मिनट की वॉक इज गुड सफिशिएंट फॉर योर हार्ट एंड लंग। बाकी टाइम जो आप सिर्फ चलना काफी नहीं है अगर आपको ओवरऑल बॉडी का ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ी मसल ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो आप 20 साल के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे 70 के हो। मसल ट्रेनिंग इज मस्ट। तो इन्हीं वजह से आपको ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स बच्चों में भी आ रही है और बहुत अर्ली स्टेज में भी आ गई है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा था कि जिम ट्रेनर्स नहीं होते हैं, वेट लिफ्टिंग आप यहाँ पे मॉडल भी लेके आए हैं। मैं चाहूँगी कि उससे भी आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरीके से हमारे स्पाइन पे वेट लिफ्टिंग का, गलत तरीके से लिफ्टिंग का असर पड़ता है और वो किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकता है। यस, सो जैसे आप ये मॉडल देख रहे हैं, हाँ जी, तो ये एक वेट है जो ये आदमी उठा रहा है मॉडल। हाँ, अब इस वजन को उठाने के 2 तरीके हैं। ये आमतौर पे हम उठाते हैं वजन, सामने से झुकते हैं और इस तरीके से उठाते हैं। वेट हमारे बॉडी से दूर है और हम स्पाइन से उठाना चाहते हैं। ये देखिए, ये उठ रहा है। तो जब ये उठ रहा है तो आप स्पाइन पे नजर देखिए, ये स्प्रिंग देख रहे हैं ना आप, लोअर स्प्रिंग हमारी स्पाइन। यस, ये लोड दिखाएगा। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। तो आपकी पूरी स्पाइन का लोड यहाँ पे आता है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू लिफ्ट एनीथिंग, इवन ए पेंसिल और हैवी वेट टू लिफ्ट? आप बॉडी को, वेट को नज़दीक रखिए, है ना। और जैसे आप देखेंगे जो हैवी वेट लिफ्टर होते हैं वो बॉडी के नज़दीक रखते हैं और फिर अपनी लेग्स को, नीज को यूज करके उठते हैं। नाउ यू कैन सी देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द स्पाइन, देयर इज नो स्ट्रेन, राइट। यानी आपको स्पाइन अपनी सीधी रखनी है किसी प्रकार का अगर आप वेट उठा रहे हैं तो, और वजन को अपने जितना हो सके शरीर के नजदीक रखना है। अन्यथा ये जो स्ट्रेच आता है इसका असर क्या पड़ता है? सी, हमारी जो स्पाइन है, इट इज नॉट ए सिंगल बोन, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल बोन्स, इफ यू कैन सी वन ओवर द अदर, एंड 2 हड्डियां आपस में डिस्क से जुड़ी हुई हैं, एंड डिस्क इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में। जब आप ऐसे उठते हैं, लोड पड़ता है, तो आपकी डिस्क पीछे की तरफ भागती है, क्योंकि वो जेली है, आप दबाएंगे वो स्लिप कर जाएगी। जब वो पीछे जाती है बार बार यही एक्टिविटी कर करके, तो पीछे वो स्लिप डिस्क कॉज कर देती है। जब आप बहुत हैवी वेट उठाते हैं जिम में, तो उसको ट्रॉमेटिक स्लिप डिस्क बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जब आप घर में ही सामने से उठते रहते हैं, उसको हम डीजनरेटिव बोलते हैं, बार बार करने से। तो स्लिप डिस्क में वेट उठाना एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो वेट कैसे उठाया जाए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी डिस्क पीछे जाती है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें से नर्व्स निकल रही हैं हर लेवल पे। वो नर्व्स हमारी कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। हम अगर स्पाइनल नर्व्स और कंप्रेशन के बारे में ही बात करें, अगर सरल भाषा में इसके बारे में हम समझना चाहें, तो ये कैसे होता है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव के लिए है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको थ्रू अपनी डे टू डे लाइफ में अपना पोस्चर सुधारना है, अपनी कोर मसल को स्ट्रेंथन करना है, डाइट, स्ट्रेस इनको इम्प्रूव करना है। और जैसे हम ज़मीन से पेन उठाते हैं, पेपर उठाते हैं या कोई बाल्टी उठाते हैं, उसको तरीकों को बदलना है। और मेडिटेशन एंड योगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ आपकी जो रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ये योगा और मेडिटेशन से ही आएगा। तो अगर इन शॉर्ट टर्म बोलें, स्ट्रेचेबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ योगा। एक्सरसाइज से आप स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे एंड बॉडी के को री एनर्जाइज, रिजुविनेट करने के लिए आपको मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पोस्चर कितना मैटर करता है स्पाइनल नर्व और कंप्रेशन को, जो ये कंप्रेशन कॉज हो रहा है इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? हमारा जो डे टू डे पोस्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल देख रही हूँ तो अक्सर हमारा पोस्चर ऐसा रहता है, झुक के हम काम करते हैं। हम अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा मोस्टली ऐसे झुक के रहता है। ये इसका कितना लॉन्ग टर्म असर हम देखते हैं स्पाइन के ऊपर? सही पोस्चर क्या होना चाहिए? सही पोस्चर ये है कि आपको कॉन्टिन्यूसली एक पोजीशन में ना खड़े रहना है ना बैठे रहना है। यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आफ्टर
30 to 35 मिनट्स। जैसे हम अभी लोग बैठे हैं, हमारा कमर ऐसे होना चाहिए, हमारे हाथ इस पे रेस्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे रेस्ट होनी चाहिए, सो दैट शोल्डर आर रिलैक्स्ड। शोल्डर इफ योर शोल्डर्स आर नॉट रिलैक्स्ड, आपकी नेक मसल भी रिलैक्स नहीं होगी। इस तरीके से आप इफ यू आर इनटू कंप्यूटर जॉब, तो आपका जो स्क्रीन का सेंटर है दैट शुड बी अ बिट 1 inch above your eye level, and your keyboard should not be on the table, rather it should be on the lap, right? तो आपको पोस्चर ऐसे रहेगा। ओके। बट व्हेन यू आर यूजिंग लैपटॉप, नॉर्मली 100% लोग ऐसे ही करते हैं, सामने स्क्रीन और उसके ऐसे जस्ट लगा हुआ like this, आपका तो आपकी keyboard सारी होता है। स्पाइन में आपको प्रॉब्लम राइट आता है। राइट राइट। ब्रेक मैंने बोला, हर हाफ एन आवर के बाद आपको अपनी चेयर से उतरना है, टेक अ राउंड, टेक अ साइड ट्विस्ट, साइड बेंड्स, और आप वापस बैठ जाइए। अच्छा। अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर आप टीवी देख रहे हैं इस तरीके से, आप 10 मिनट बाद आपकी रिस्ट हर्ट करती है, राइट। बिकॉज ये बहुत छोटा जॉइंट है, हाँ। ये जल्दी कर देती है। स्पाइन इज अ बिग, ये बहुत देर में गिव अप करती है, तो इसको आपको करना है। अच्छा, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप लगातार उसको मूव करते रहिए, एक्सरसाइज करते Yes. रहिए। अगर स्पाइन में कुछ इशू हो रहा है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे पोस्चर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से वो इशू देखने को मिल रहा है, डॉक्टर प्रतीक उसे चिन्हित कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई दोज रेड फ्लैग्स जो कि हमारी स्पाइन में भी कोई हमें संकेत दे रही हो, हमारी स्पाइन बताना चाह रही हो कि कुछ तो गड़बड़ है। यस, सी हमारी बॉडी हमको सब इंडिकेशन देती है। अगर हम सिंपल सिम्टम्स में जाएं, तो सबसे पहले जो किसी भी इंसान को सिम्टम फील होता है कि थोड़ा कमर अकड़ गई, थोड़ा सा दर्द है, हाँ। एक गोली खाई या गर्म सिकाई खाई, वी आर गुड, हम भूल जाते हैं। धीरे 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 ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और हम कभी इस डॉक्टर को, कभी उस डॉक्टर को, कभी इस थेरेपी पे, कभी उस थेरेपी पे भटकते रहते हैं, और ट्रीटमेंट रिलीफ हो जाता है और हम सब भूल जाते हैं। तो अब लेकिन कुछ सिम्टम्स रेड फ्लैग साइन हम बोलते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को वो कमर दर्द के साथ एसोसिएटेड हैं, वो एक इमरजेंसी और एक सीरियस कंसर्न बताता है। क्या ये सिर्फ कमर दर्द हो सकता है, या फिर आपके शोल्डर ब्लेड्स के आसपास, आपके कंधे के आसपास भी वो पेन हो सकता है? हाँ, क्या पूरी- वो भी स्पाइन की वजह से हो सकता है? हमारी नेक, अपर बैक एंड लोअर बैक, ये पूरा एक स्पाइन स्ट्रक्चर है। इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है, तो जो सिम्टम्स होंगे वो आपके दर्द और हाथों या पैरों में झंझनाहट या करंट लाइक सेंसेशन जिसको बोलते हैं, वो होगा। लेकिन रेड फ्लैग साइंस का मतलब है कि आपको, ये आपके सामने आ रहा है, आपके फेस पे, बस साइड कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ तो ठीक है, रेड फ्लैग साइंस से कंटिन्यू करेगा। रेड फ्लैग साइंस वो साइंस हैं कि अगर वो आपकी नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर वो एक सीरियस कंसर्न है। तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। होम्योपैथी, आयुर्वेद, थेरेपी, इन सब पे आप नहीं जा सकते। वो रेड फ्लैग साइन ये है कि अगर आपका कमर दर्द एसोसिएटेड है विद फीवर, विद लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस, या आप कोई कैंसर पेशेंट हैं, या कैंसर ट्रीटमेंट में चल रहा है, पास में कोई हिस्ट्री है कैंसर की, या फिर आपके पैरों में, हाथों में स्ट्रेंथ कम हो गई है, आप उठाना चाह रहे हैं लेकिन उस ग्रिप नहीं बन पा रही है, या आपके हाथों में सुनपन है और ये बढ़ता जा रहा है, इसको हम सिंपल झंझनाहट भी? नो 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 झंझनाहट द वीकनेस। वीकनेस मीन्स कि आपकी नर्व्स गिव अप कर गई हैं, वो सेंसेशन रही नहीं है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो इट इज द पैरालिसिस। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको, या फिर आपको कोई चोट लगी है, ये अगर सिम्टम्स हैं, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं। आपको इमीडिएटली सर्जरी या जरूरत है या नहीं है, उसके लिए आपको एक किसी स्पाइन सर्जन के पास इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, तो फिर एक घर के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उस पेशेंट को आप लिटा के रखिए। ये जो सिम्टम्स डॉक्टर प्रतीक हम बात कर रहे हैं, कितने टाइम तक इसे नोटिस करें, और कितने टाइम के बाद में, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, कि हम अब डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, हाँ, इमीडिएटली, तुरंत ही। यस, बिकॉज जितना आप डिले करेंगे, और अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती कई है, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि यार 1-2 दिन में दर्द ही तो है, कमर का आराम करूंगा ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा। देयर इज नथिंग 100%। कई लोगों को होता है कि 100 में से 10 को ऐसे रेड फ्लैग साइन आए और वो बेड रेस्ट के साथ ही रिकवर कर गए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेड फ्लैग साइन 10 दिन में रिकवर 10 मिनट में रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे?
ये आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। और बहुत सारे डायग्नोसिस बन सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज अ मेन डायग्नोसिस, कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम, ये जो सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस हैं, इनके ट्रीटमेंट अलग हैं। हाँ, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, संभावित है कि आपको टीबी हो, तो आपकी स्पाइन भी आपको ये चीज बता सकती है। Yes. कैसे? कमर दर्द होएगा, वेट लॉस होएगा, भूख नहीं लगेगी, अचानक से पैरालिसिस के सिम्टम्स आ जाएंगे जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं काफ़ी दिन से। तो ये रेड फ्लैग साइन तो हमेशा दिखते ही हैं। अच्छा। ये रेड फ्लैग साइन की अवेयरनेस नहीं है, बट ये होनी चाहिए। अगर आपको दिखता है रेड फ्लैग साइन है, तो आई वुड सजेस्ट गो टू द स्पेशलिस्ट। वो फिर आपको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। अदरवाइज आप घर पे रहेंगे तो फिर यू आर जस्ट टेकिंग योर चांसेस, तो विच कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम अब ट्रीटमेंट के और डायग्नोसिस की बात करें तो कितना आसान है आजकल डायग्नोसिस, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है कि आपकी स्पाइन आखिर कहना क्या चाह रही है? सी, डायग्नोसिस नॉट अ वेरी बिग इशू, सिंपल सी इन्वेस्टिगेशंस हैं। सबसे पहले एक प्लेन एक्सरे होता है और उसके साथ एक एमआरआई होती है, प्लेन एमआरआई। इन दोनों इन्वेस्टिगेशन से ही हमारा 90% डायग्नोसिस बन जाता है। इसके साथ लेकिन हम ट्रीटमेंट एक्सरे और एमआरआई पे डिसाइड नहीं करते हैं। केयरफुल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट कंडीशन एंड एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट्स, ये सबको कोरिलेट करके ही हम एक फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हम रेस्ट मेडिकेशन के साथ ठीक करें या हमें सर्जरी के लिए जाना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो इसलिए रेड फ्लैग के साथ ये सब चीज़ें होनी जरूरी है। अगर सर्जरी की बात करें डॉक्टर प्रतीक, तो अक्सर लोगों को लगता है कि स्पाइन से जुड़ी कोई सर्जरी सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ेगी जब हमें कोई चोट लगी हो, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तभी सिर्फ स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या वाकई में ऐसा है? सर्जरी का ऑप्शन कब चुना जाता है और कौन सी सिचुएशंस में सर्जरी ऑप्ट की जाती है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्जरी कब करनी चाहिए। हाँ। अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें, जो कि लंबे दर्द होते हैं कि 5 साल से 10 साल से दर्द चल रहा है, तो इन केसेस में सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। उससे पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर किसी को स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस है और उसकी स्पाइन कोलैप्स कर गई, हड्डी गल गई है और स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ गया है और रेड फ्लैग साइन जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, वो सिम्टम्स आ गए हैं, तो सर्जरी हमें चेक करनी होती है। तो ये डिसाइड करना कि किस में सर्जरी होएगी किस में नहीं होएगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। घर पे बैठ के पेशेंट तो नहीं डिसाइड कर सकता। और एमआरआई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास स्लिप डिस्क के लिए, वो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है और पेशेंट के ऑलमोस्ट सभी को पता होता है क्या क्या करते हैं। स्पाइन की सर्जरी के लिए पेशेंट जब जाता है, कन्विंस होता है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो ट्राई कर चुका होता है। तो कि सर्जरी कब करनी है कब नहीं करनी है, ये एक बड़ा है और इट कम्स विद एक्सपीरियंस। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, काफ़ी टाइम भी सर्जन्स भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसकी सर्जरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की हो रही है। Yes, definitely. Sometimes things can go wrong also. And if you go with the literature, तो usually data suggest first spine surgery के बाद जो patient का happiness rate है, the satisfaction rate, it is not 100%. It is 75%. And when the redo surgeries are done, revision surgeries are done, ये और नीचे हो जाता है, 35, 50, 40% तक ही रह जाता है। यानी अगर सिर्फ सर्जरी की ही बात ना करें तो आपका हैप्पीनेस कोशेंट, यानी कि आप कितने खुश हैं, After the surgery. आपकी स्पाइन पे डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स सर्जरी किस डायग्नोसिस के लिए की गई, किस टाइप की सर्जरी की गई। बहुत सारी सर्जरीज हैं, एक ही डायग्नोसिस के में एक ही प्रॉब्लम में डिफरेंट सर्जन्स की अपनी अपनी स्टाइल होती है कि ये सर्जरी करें या ना करें, और कोई भी फिक्स गाइडलाइंस नहीं हो पाती हैं। इट इज़ दी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन। तो किस प्रॉब्लम में क्या सर्जरी हुई, किस एज में हुई, उन पे भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। ऐसे में हमारे दर्शकों को फाइनल आप क्या क्लोजिंग एक मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर प्रतीक अपनी स्पाइन का ख्याल रखने के लिए? सबसे पहला मैसेज ख्याल रखना है, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, स्लीप लीजिए, एंड डू नॉट इग्नोर योर स्पाइन इवन अ स्मॉल सिम्टम which may go with the medication or the rest, but show to a spine specialist and follow a exercise protocol from the very young age, like 14 years, 15 years.
एज होनी चाहिए। स्कूल के बाद यूजुअली लोग बच्चों की पीटी वगैरह छूट जाती है, बट स्कूल के बाद बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। एक्सरसाइज, जो कि सब खत्म हो जाता है आज की डेट में। राइट, तो टेक केयर स्पाइन। बिल्कुल। और उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ों का, तमाम बातों का आप भी ख्याल रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। और देखिए, सबसे ज़रूरी है आप खुद ही अपने चिकित्सक ना बने। ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर बहुत लंबे समय तक कोई परेशानी है तो उसका समाधान एक डॉक्टर के पास जाकर ही होगा। उसका डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके उतना आसान भी रहेगा आपके लिए भी रिकवर होना, और साथ ही साथ में उसका ट्रीटमेंट करना भी। डॉक्टर प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने Thank के you लिए, very ये much. तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।